गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज़ आ रही है मेरी? गुड आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून सर। बहुत सारे बच्चे एब्सेंट से भी है। तो बेटा वैसे ज़्यादा टेंशन मत करो, आज थोड़ा जल्दी फ्री हो जाओगे क्योंकि चैप्टर वी आर गोइंग टू एंड सून, है ना। जब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बात बीच में बेटा मुझे आपसे करनी है, स्पेशली बच्चे भी वैसे तो कम ही है मैथ्स वाले। एक सेकंड बेटा। चलिए, तो बेटा एक बात तो ये कि काम वगैरह जैसे मुझे पता है कि नहीं कर रहे, बट मैं तो चलो तुमसे करवा लूँगा। आई विल बी हैविंग इनफ टाइम, तो एटलीस्ट नोट्स वगैरह अच्छे से करें। अदर थिंग इज मैथ्स में बच्चे बेटा अभी जो चैप्टर शुरू किया होगा, कल सर ने क्लास ली, थोड़ा बहुत वो ले पाए, उन्होंने चला के कॉल किया मुझे। आज भी हम क्लास लेंगे मैथ्स की, तो मैथ्स के बच्चे टाइम पे ज्वाइन करें बेटा। हो सकता है मैं मैसेज ड्रॉप करना भूल जाऊँ किसी टाइम, तो आप ज्वाइन टाइम पे करें। सर क्लास लेंगे आज भी, जितनी भी देर सर कंफर्टेबली ले पाएंगे। बट जो चैप्टर मैथ्स में शुरू किया है दैट इज़ अ वेरी टफ चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। यदि तुम टाइमली होमवर्क नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चैप्टर को करने का। तो बेटा एटलीस्ट मैथ्स में उस चैप्टर का काम टाइम से करो और सर को काम भेजो करके। आपको एक्सरसाइज 1 देते हैं तो वो करके सर को सेंड किया करो। ऑल राइट? तो ये नेसेसरी है, नहीं तो वो चैप्टर बेटा नहीं बन पाएगा बिल्कुल भी, वो चाहे फिर कितना ही पढ़ा ले कोई भी। तो वो काम आप ज़रूर करें। चलिए, तो बेटा पिछली क्लास में मैंने यहाँ पे एंड किया था अपना लेक्चर। क्या हमने की क्या इसको, मतलब इसका डेरिवेशन ट्राई किया था गलती से भी? सर नोट्स तो खोलते ही नहीं हम घर जाके। यस सर। कर लिया? गुड। तो हो पाया था क्या? फॉर्मूला सेम आया या नहीं यस आया? सर। यस सर। चलिए, चलो मैं भी करवा देता हूँ ताकि ये ना आए कि सर कंप्लीट नहीं हुआ। तो बेटा देखो कैसे ये सेम ये फॉर्मूले बन जाएंगे, देखना जरा। बेटा पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। मैं दो केस कंसिडर करूंगा इस फॉर्मूले के। रोटी के हम दो पाथ पे चलेंगे। अच्छा अगले पेज पे कर लेता हूँ वैसे भी, क्योंकि उस पेज पे हो भी नहीं पाएगा वो। तो बेटा मैं रोटी के दो पाथ पे चलूंगा। देखो रोटी मतलब टोटल एनर्जी डेंसिटी। दिस इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट बेटा। तो ये हमारे सामने फॉर्मूला आया है। अब बेटा देखो इसके दो केस चलेंगे हम। एक जब मैं बी की जगह रखूंगा ई अपॉन सी, और एक में बेटा ई की जगह रखूंगा बी इंटू सी। तो पहला मैं इस b को रिप्लेस कर रहा हूं। देखो तो क्या फॉर्मूला बनेगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस हाफ b की जगह रखूंगा बेटा ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो म्यू नॉट तो है ही, सी स्क्वायर भी आ जाएगा। अब तुम सबको पता है सी होता है 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो सी स्क्वायर हो जाएगा बेटा 1/म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो सी का स्क्वायर यहाँ पे जब हम रख देंगे तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस हाफ ई स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट बेटा सी स्क्वायर। तो 1/सी इसका उल्टा, तो ऊपर स्क्वायर करूंगा तो ऊपर आ जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट से म्यू नॉट गया, देखो बेटा ढंग से, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। सिमिलरली आप ई की जगह देखो यहाँ बी इंटू सी रख दो बेटा, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। अब बेटा सी का स्क्वायर आ जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो ये देखो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। तो आपका फॉर्मूला आ गया बनके बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। तो बेटा आप चाहे तो ये बन गया, तो इसको भी बना सकते हो, एप्सिलॉन की जगह 1/बी और इसकी जगह बी। तो आपका फॉर्मूला इस तरह से भी हम टोटल को याद रख सकते हैं बेटा। कोई एक वैल्यू पता है तो हम ऐसे याद रख सकते हैं। अब बेटा एक आता है आरएमएस वैल्यू, इसका डेंसिटी का आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो बेटा टोटल आरएमएस वैल्यू चाहिए, तो एवरेज कह लो है, या हम आरएमएस से बेटा इसको डिनोट कर दे, तो दैट विल बी इक्वल टू एवरेज कह लो इसको ना। सो दिस इज इक्वल टू हाफ ई नॉट ई आरएमएस का स्क्वायर, हाफ ई नॉट ई आरएमएस का स्क्वायर प्लस हाफ
बी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो ये बेटा एवरेज तो हो, इसे एवरेज वैल्यू, आर एम एस तो हम इनके आर एम एस ले लेते हैं एवरेज में। तो एवरेज वैल्यू ऑफ हमें एनर्जी चाहिए, देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला। अच्छा ऐसा कैसे? तो बेटा तुम्हें याद होगा हमने एसी में एक डेरिवेशन किया था पावर एवरेज, कि एवरेज पावर का फॉर्मूला आता था, याद करो, आई आर एम एस वी आर एम एस कोस फाइव, क्या ऐसा कुछ आता था क्या? तो बेटा अब हम ये Yes, डिराइव sir. नहीं कर सकते ये वाला, दिस इज वेरी लेंथी, क्योंकि फंक्शन से डिराइव करना इज वेरी लेंथी। हम केवल एक सिमिलरिटी लाते हैं। तो जब आरएमएस जो आता है, एवरेज पावर जो आती है, वो आरएमएस वैल्यूज पे आती है। वेयर व्हाट इज ई आरएमएस? ई आरएमएस इज इक्वल टू ई मैक्सिमम बाई रूट टू एंड बी आरएमएस इज इक्वल टू बी मैक्सिमम बाई रूट टू, या बी नॉट बाई रूट टू, या सिंपल बी बेटा लिखा हुआ है, ये मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे, है ना। सो इस तरह से हम ध्यान में रख सकते हैं। तो जब भी एवरेज पूछते हैं हम आरएमएस टर्म यूज कर लेते हैं, जब भी मैक्सिमम बात पूछेंगे तो हम मैक्सिमम बात करेंगे। जब कुछ नहीं दिया वो, केवल दिया वो एनर्जी, तो इसकी बात करते हैं बेटा ऐसे सवालों में आरएमएस। आर यू गेटिंग इट? जब बेटा कुछ भी नहीं दिया होता है तो हम आरएमएस की बात करते हैं। तो ये हमें याद और रखना है। तो क्विकली नोट डाउन करो इसे, जल्दी से लिख लो बेटा। रिटर्न यस सर। बहुत अच्छे बेटा। तो बेटा बहुत बेसिक बेसिक टॉपिक्स है, बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट्स है जो आपको आने चाहिए, आपको ध्यान में रखना है। बेटा हमने कितनी सारी प्रॉपर्टीज देख ली, देखिए लगभग 5 प्रॉपर्टीज पे हमने चर्चा कर ली है। तो आगे चलते हैं। वैसे ऑलरेडी मैं बेटा थोड़ा सा बता चुका हूँ, बट इसको लिंक करेंगे हम एनर्जी से। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ मैं बेटा। द नेक्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ ईएमडब्ल्यू। इंटेंसिटी ऑफ ईएमडब्ल्यू। बेटा आप सबको पता है इंटेंसिटी क्या होती है। मैं आपको पहले तो डेफिनेशन दे देता हूँ बेटा। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज द इंटेंसिटी। ठीक है ना। तो इंटेंसिटी किसको बोलते हैं हम? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को। तो बेटा इंटेंसिटी के देखो फॉर्मूले क्या हो जाते हैं। आई डिनोट इंटेंसिटी बाय सिंबल आई। दिस इज एक्चुअली एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। वी कैन ऑल्सो राइट इट बेटा, एनर्जी अपॉन टाइम होता है पावर, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं पावर अपॉन एरिया। तो ये जनरल फॉर्मूला होता है बेटा, बेसिक है। दिस इज बेसिक, जो आपको शायद पहले से भी पता होगा। अब इस चैप्टर में इसको रिलेट कैसे करें? तो बेटा देखो, I इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया। U इज द एनर्जी, U इज एनर्जी। बेटा हमें चाहिए इसको एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बनाना। तो मैं क्या करूंगा,
मैं यहाँ पे x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड करूंगा इसे। तो हम देखो क्या कर रहे हैं बेटा, u मल्टीप्लाई बाई एक्स अपॉन, ध्यान से देखिए, t मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया हमने, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई एक्स। ध्यान से देखिए, u अपॉन a इंटू एक्स। बेटा एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? व्हाट इज एरिया इंटू लेंथ? अरे कुछ तो बताओ। ये भगवान, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम नहीं होता क्या? यस सर। कैसी बातें करते हो बेटा? तो ये बन गया एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो ये बेटा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम और ये एक्स बाई टी। सी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम होता है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी बेटा हम एनर्जी अपॉन वॉल्यूम को ही बोलते हैं। एंड एक्स बाई टी, एक्स इज द डिस्टेंस ट्रेवल, टाइम इज द टाइम, तो एक्स बाई टी हो जाएगा वेलोसिटी। और वेव की वेलोसिटी होती है लाइट की स्पीड बेटा c, दैट इज एक्स अपॉन टी। तो यहां से बेटा आपका इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन जाता है टोटल एनर्जी मल्टीप्लाई बाई c। So this is the formula which you should also remember in terms of total energy. Is this good? तो बेटा फटाफट नोट करो इसको। तो हम ऐसे ध्यान रखते हैं बेटा, इंटेंसिटी इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई स्पीड ऑफ लाइट। इज दिस फाइन? जल्दी से करें बेटा। सर आवाज नहीं आ रही। मैं बोल रहा हूँ बेटा, लिख लिया आपने ये? यस सर। आगे चले बेटा। तो देखो ये सब आपको आना चाहिए बेटा, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब बेटा मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अपना जो रिमेनिंग पोर्शन है वो थोड़ा सा हम बुक से ही देखेंगे। थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है बेटा, मेमोरी बेस्ड पोर्शन है, तो सेम चीज़ ही मैं यहाँ इंक्लूड करता। तो देखिए हम उधर चलते हैं। लेट मी शेयर इट द बुक PDF ओनली। देखिए बेटा, विंडो। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप बच्चे कोशिश करके क्वेश्चन सॉल्व करें, देखें कर पाते हो तो। क्वेश्चन नंबर 8.4 से शुरू करो। एग्जाम्पल 8.4 आपके सामने है, ये सॉल्व करें बेटा।
बेटा वॉट पर मीटर स्क्वायर या वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर किसकी यूनिट हो जाएगी? सोच के बताया जरा। ये क्या है? पावर, ना, वॉट होती है बेटा पावर की तो, पावर अपॉन एरिया। इंटेंसिटी। हाँ, चलो हो जाओ शुरू अब। सोचो बेटा, होने लायक है, इतना टफ नहीं है, थोड़ा तो सोचना ही पड़ेगा। सब कुछ फॉर्मूले और सब कॉन्सेप्ट तुम्हें बताया हुआ है, ये चैप्टर फॉर्मूलों का खेल है। फॉर्मूले आते हैं तो हो जाएगा काम, फॉर्मूले नहीं आते तो काम नहीं होगा। और आपको मैंने सारे फॉर्मूले बताए हुए बेटा, कि क्या दिया हो तो क्या कैसे निकाले, फोर्स कैसे निकाले, प्रेशर कैसे निकाले। बोलो जल्दी से। नहीं हुआ किसी से? स्ट्रेंज बेटा, इंटेंसिटी दिया हुआ है, क्या निकाल सकते हो बताओ? क्या एनर्जी निकाल सकते हैं हम? यस सर। इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम। तो बेटा एनर्जी आ गई, तो एनर्जी आ गई तो तुम्हें पता है ना कि फिर कैसे निकालना है फोर्स, याद करो। क्या चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं? बहुत अजीब बात है बेटा, ऐसे समझो। एक बात बताओ, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उस पर लाइट आके गिरी तो टकरा के क्या होगा? इतना तो बताएं हमें। रिफ्लेक्ट होगी। क्या टकरा के वापस जाएगी? तो बेटा ऐसा समझो, यदि आने का मोमेंटम p था और जाने का मोमेंटम भी p है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन बोला है, तो p और p, तो टोटल मोमेंटम चेंज कितना हो जाएगा? डेल्टा p कितना हो गया? क्या 2p? जीरो। अरे 2p। डायरेक्शन डायरेक्शन तो चेंज इन मोमेंटम आ गया तो उसको टाइम से डिवाइड कर दो, आपका फोर्स आ जाएगा। देखो बेटा यहाँ पे अब आपने क्या किया, यहाँ पे यू निकाली बेटा, एनर्जी कितनी आ रही है, तो एरिया और इससे मल्टीप्लाई किया, टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड। अच्छा इन्होंने नॉन रिफ्लेक्टिंग है, सॉरी आई टुक इट रिफ्लेक्टिंग बेटा। तो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो टोटल एनर्जी बेटा टकरा के नहीं जाएगी, वो उसी के पास रह जाएगी। तो ये तो और भी आसान वेरिएंट था। अब जैसे जेई वगैरह क्वेश्चन पूछेगी ना इसी सवाल पे, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना देगी। तो आपका टोटल चेंज मोमेंटम वही हो जाएगा जो इस पे आ रही है एनर्जी। फाइनल तो जीरो है क्योंकि नॉन रिफ्लेक्टिंग है। सो दिस इज यू अपॉन सी। इसका फॉर्मूला भी डायरेक्टली दिखाया हुआ है तुम्हें क्लास में, देखो जरा लिखवाया हुआ है क्या, चेक करो। यस सर। ये सारे फॉर्मूले लिखवाए हुए हैं और उससे डायरेक्ट आ जाता है आपका आंसर। बेटा सिंपल सी चीज़ है, सिंपल डायरेक्ट आपका आंसर बन रहा है। देखिए अब इसमें क्या बताऊं, बताओ। इट्स ऑल अबाउट चेंज। ये इसमें एक क्वेश्चन इसने भी दिया है, हाउ विल योर रिजल्ट बी मॉडिफाइड इफ द सरफेस इज परफेक्ट रिफ्लेक्टर। बताओ क्या होगा? तो बेटा 2 टाइम्स आएगा आंसर, आंसर बिकम्स 2 टाइम्स। अब ये आसान सवाल है, अब इसमें इससे आसान तो हम क्या करें बताओ। नहीं समझ आ रहा हमें? यस नो? आ गया सर। इसका एक और डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते थे, हमने आपको सिखाया था।
बेटा याद करो, प्रेशर का मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था तुम्हें, प्रेशर इज इक्वल टू इंटेंसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। सिखाया था क्या ऐसा कोई फॉर्मूला? Yes, sir. तो ये डायरेक्ट यूज कर सकते थे प्रेशर निकालने के लिए, तो ये बार ज़्यादा ये करने की जरूरत नहीं पड़ती और उससे फिर डायरेक्टली हम सोल्व कर सकते थे। बट एनीवे इट इज़ अ बेटर चॉइस, क्योंकि एरिया और हमें टाइम दिया है तो उसको सेलेक्ट करके हम इसको कैलकुलेट आउट कर सकते हैं बेटा। तो दैट्स इट, इससे सॉल्व करें, जैसे भी करें आंसर आ जाएगा आपका, कोई बड़ी बात नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 8.5 इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। एक अटेम्प्ट तो मैं कहूँगा आप इसको घर पे देंगे सभी बच्चे बेटा, जो ICSE वाले बच्चे वो भी इसको देंगे। यदि आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो यू राइट इट डाउन। इट इज एग्जाम्पल 8.5। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई एक्सपेक्ट कि हमारे एग्जाम में आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है ऑब्जेक्टिव होने के बाद। सब्जेक्टिव में तो इस चैप्टर से बेटा न्यूमेरिकल नहीं आता, बहुत रेयर है, बट ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल आने के चांस है और ये क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर। और ये क्वेश्चन की खास बात ये है बेटा, जेई ने भी इस पैटर्न पे हर साल काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछे हैं, जो पैटर्न इसमें है क्वेश्चन में, उस तरह के पैटर्न पे। तो वी विल टॉक अबाउट दिस। आप पहले एक बार इसको लिख ले, चाहे तो ये घर से खुद ट्राई करें पहले, बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। फिर मैं अगली क्लास में इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है? Yes, sir. आगे चले बेटा। चलिए बेटा देखो, हमारी बुक का कुछ ऐसा पोर्शन है जो आपका मेमोरी बेस्ड ज़्यादा है, मतलब हमें याद रखने पे ज़्यादा बेस्ड है। मेरी स्क्रीन तो दिख रही है ना तुम लोगों को? हाँ दिख रही है बेटा। अब हम ऐसा पोर्शन शुरू करेंगे दैट इज मोस्टली ऑन द मेमोरी बेसिस। देखिए कैसा है पोर्शन, दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बेटा। अच्छा, स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की चर्चा करें तो ये क्या है बेटा? तो हम देखें बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है उसके बहुत सारी कैटेगरीज होती है छोटी छोटी सी, जिसको हम बताते हैं एक ऑर्डर में जमा देता हूँ बेटा मैं, जिसको आपको ध्यान रखना है ऑर्डर, और उसी को हम फॉलो करते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ देखो, और उसे चाहे तो हम साथ में नोट्स में भी लिखेंगे जो मैं ऑर्डर लिखने जा रहा हूँ बेटा। तो ऑर्डर में जो लिख रहा हूँ उसको देखो, रेडियो वेव आती है बेटा, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, उसके बाद में इसके नेक्स्ट आती है बेटा, आप एक लाइन में लिख लेना, यहाँ पे एक लाइन जितनी जगह नहीं है तो मैं दूसरी तरफ लिख रहा हूँ। उसके बाद में आती है बेटा विजिबल, इंफ्रारेड के बाद में आती है विजिबल रेज, दैट इज विबग्योर। ऐसे याद रखो, वी इधर VIBGYOR, ऐसे उल्टा लिखना है जानबूझ के, क्यों? अभी सब समझाएंगे। उसके बाद आती है बेटा अल्ट्रा वायोलेट रेज, ठीक है? उसके बाद आती है एक्सरे, उनके बाद आती है गामा रे सबसे एंड में। तो बेटा इधर से लेफ्ट से जब राइट जाते हैं हम, ऐसे लेफ्ट से राइट जब जाते हैं आप, तो इसमें L टू राइट में लिख रहा हूं बेटा। तो लेफ्ट से राइट जब हम जाएंगे तो लैम्डा डिक्रीज करता है, एनर्जी इंक्रीज करती है, ठीक है ना? एनर्जी इंक्रीज करती है, लैम्डा इंक्रीज करता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है वेव से रिलेटेड बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपसे पूछूं सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली रेंज कौन सी है? गामा रेज, गामा रेज। सबसे रेडियो, हाईएस्ट वेवलेंथ वाली? रेडियो, रेडियो। रेडियो, ठीक है बेटा। और इसी तरह देखो विबग्योर को उल्टा क्यों लिखा समझ गए होंगे, क्योंकि बेटा रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो लेफ्ट टू राइट हमने लैम्डा के घटते हुए ऑर्डर में लिखा है बेटा। एक तो ये ऑर्डर याद होना चाहिए तुम्हें, ये ऑर्डर से याद होने चाहिए सारे नाम तुम्हें। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के पार्ट्स है। ट्रूली स्पीकिंग बेटा कॉस्मिक रेज भी आता है आज के टाइम पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कॉस्मिक रेज को भी इंक्लूड किया गया है, बट एक्चुअली कॉस्मिक रेज, स्टडी ऑफ कॉस्मिक रेज इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ ग्रेड 12, तो हम उसको इंक्लूड यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है? और बुक ने भी हमारी इंक्लूड नहीं कर रखा। आई होप आप चेक करना बेटा, बुक्स में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। इसने किया है क्या? नहीं किया ना? हाँ।
तो बेटा बुक्स ने भी हमारे इंक्लूड नहीं कर रखा है, तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, हमें भी इसके लिए दिमाग नहीं लगाना, तो मैं भी यहाँ नहीं लिख पा रहा हूँ, बट ट्रुथ सर इज क्या है? कॉस्मिक वेव बेटा, है ना। तो कॉस्मिक रेज है जो अपने काम की नहीं है, दैट इज नॉट पार्ट, बट करंटली आज के टाइम पे दिस इज लेटेस्ट डिस्कवरी बेटा। आपको पता है ना, कॉस्मोलॉजी आपने वर्ड सुना होगा, है ना। तो यस सर। आता है, बट मतलब इस वेव, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का आज उसको पार्ट माना गया जा चुका है, बट अपनी बुक से अपनी स्कोप के बियॉन्ड उनके बारे में पढ़ना, तो मैं इंक्लूड उसे नहीं कर रहा हूँ। तो बाय द वे कहीं हो सकता है बच्चों आप कहीं लिखा हुआ देख लो कहीं पे किसी आर्टिकल में, या कहीं किसी को दिख जाए, तो आप सोचोगे ऐसा हमने तो कभी पढ़ा नहीं, तो वो अभी लेटेस्ट डिस्कवरीज है बेटा, बहुत लेटेस्ट है, बट यस दैट इज देयर। तो ऐसे दिमाग में रखोगे, कभी सुना हुआ वर्ड तो है, सर ने कभी बता दिया था हमें कि कॉस्मिक रेज नाम से कुछ होता है। चलो, तो बेटा यहाँ पे यही टेबल बनाई हुई है, फ्रीक्वेंसी लगभग देखो, गामा रेज की फ्रीक्वेंसी 10⁻23 हर्ट्ज तक जाती है, और वेवलेंथ सबसे मिनिमम है, देखे बेटा। और इसी तरह आपके इधर जाओगे तो रेडियो की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, और ये विजिबल रेंज को इन्होंने अलग से निकाल के दिखाया है बेटा। तो देखो एनसीईआरटी के माने तो विजिबल रेंज आपकी होती है 400 नैनोमीटर से लगभग 700 नैनोमीटर तक। तो बेटा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यू ऑल्सो रिमेंबर दिस विजिबल रेंज इज फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। बेटा एक्चुअल में विजिबल रेंज जो वैल्यू जो सब किताबों में अलग अलग मिलती है, देयर इज नॉट अ सर्टेन पैटर्न और सर्टेनिटी ऑन दिस रेंज। तो विजिबल रेंज आपकी 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की रही है लगभग अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। बट अगेन दिस इज अ वेरी हाई रेंज ऑफ ऑर्डर, हमारे पास मतलब अलग अलग वैल्यूज रहती है बेटा। मेरे ख्याल से 7 से ज़्यादा तो नहीं दिखा रहा ना, इसने 700 के आसपास तक दिखाया। बट अगेन डिफरेंट बुक सेव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ दिस, उस पर बहुत विवाद भी होता रहा है, बट अगेन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ उसको मान के आगे बढ़ते हैं अपन। तो बेटा हमें देखो क्या क्या देखना है, अपने पास में बहुत सारी जितनी वेव है इनकी जनरल थोड़ी मोटी छोटी मोटी प्रॉपर्टीज हमें सीखनी है, और वही थ्योरेटिकल पोर्शन है बुक से जो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो बेटा मैं फटाफट रीड आउट करता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे बीच में वो बताते चलूंगा। दिस इज टोटली मेमोरी बेस्ड पार्ट, जिसको आपको याद रख पाओगे जो जो काम की चीज़ें, तो वो मैं बता दूंगा कि ये काम की चीज़ें ये आपको याद रखनी है, ठीक है। गॉट इट? यस सर। तो बेटा बेसिक है देखो, और सब में बेटा आपकी बुक्स अलग हो सकती है, बट मेन टॉपिक पॉइंट्स तो देखो वही रहते हैं कि क्या है, क्या क्या ध्यान रखना है बेटा। देखो सब तरह की वेव के लिए, तो जैसे कि कोई भी वेव है फॉर एनी सब टाइप, जो भी सब टाइप है हमारे पास, मतलब 6-7 सब टाइप हो गए, आपको क्या क्या ध्यान रखना है बेटा। मेन तो ध्यान रखना उनको कोई स्पेशल यूज केस है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पेशल यूज केस ध्यान रखना आपको कि उनका कोई स्पेशल यूज आता है क्या, ठीक है। सेकंड चीज जो आपको ध्यान रखनी है बेटा, यहाँ पे कोई उनसे रिलेटेड बेटा प्रोडक्शन के का कोई बेनिफिट है या मेडिकल बेनिफिट है, इसलिए स्पेशल यूज केस में आ जाएगा, बट ये सेकंड प्रायोरिटी है। प्रोडक्शन यदि दिया हुआ है हमें कि कैसे होता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, स्पेसिफिक टेक्निक का नाम इन्वॉल्व है, तो दैट्स इट। तो ये दो टॉपिक्स के अराउंड हमें मेन बात करनी है। तो बेटा शुरू करते हैं, आओ। सबसे पहली होती है रेडियो वेव। बेटा रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज इन कंडक्टिंग वायर्स। तो एक्सेलरेटेड मोशन से प्रोड्यूस होती है, इतना ध्यान रखिए बेटा, एक्सेलरेटेड मोशन से प्रोड्यूस होती है। दे आर यूज्ड इन रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम। बेटा आज के टाइम तो रेडियो का यूज बहुत कम हो गया है, बट आज भी हम कार वगैरह में ट्रेवल करते हैं तो रेडियो सुनते हैं, तो उसको घुमा घुमा के फ्रिक्वेंसी मैच करते हैं, 95 MH, तड़का और वो सारे FM वगैरह आते हैं ना, ठीक है बेटा। चेन्स इन कंडक्टिंग वायर्स, दे आर यूज्ड इन रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम्स। दे आर जनरली इन द फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ 500 किलोहर्ट्ज टू अबाउट 1000 मेगाहर्ट्ज। तो बेटा इनकी फ्रिक्वेंसी रेंज लगभग 500 किलोहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज तक होती है। तो अब रेंज याद रख पाओ तो भी ठीक, नहीं भी रख पाओ तो भी ठीक, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड इज फ्रॉम 530 किलोहर्ट्ज टू 1710 किलोहर्ट्ज। हायर फ्रीक्वेंसीज अप टू 54 मेगाहर्ट्ज आर यूज्ड फॉर शॉर्ट वेव बैंड्स, अगेन कोई काम का नहीं है। टीवी वेव रेंज फ्रॉम 54 टू 890 मेगाहर्ट्ज एंड FM फ्रॉम 88 टू 108। तुम ये ध्यान रख सकते हो बेटा FM वाला, क्योंकि FM काफ़ी ज़्यादा यूज है, रेडियो वेव का सबसे ज़्यादा यूज FM रेडियो में ही होता है, इसलिए इनका नाम भी रेडियो वेव है।
सो व्हाट इज वी नीड टू रिमेंबर, एफएम की रेंज इज अराउंड 88 टू 8108। तुम ध्यान दोगे तो क्या हमारे सारे एफएम चैनल लगभग इसी रेंज के अंदर है, याद करो। Yes, sir. Yes, sir. 92, 92, 94.3, 95, 98, कड़क मिर्ची है ना, 102 भी लगभग एग्जिस्ट करता है, 104, इससे ज़्यादा तुम्हें जनरली नहीं मिलेंगे। तो ये क्या है, नाम रेडियो वेव कहाँ से आया है, एफएम रेडियो से बेटा आया है, तो वहीं से रेडियो का नाम आया है, वहीं से रेडियो वेव जाया है, तो हम इसको थोड़ा ध्यान रखें, रेडियो स्पेसिफिक, बाकी ध्यान रखने की नीड नहीं है। गुड बेटा। अब इसमें क्या आता है हमारे पास में, एक्सेलरेटेड मोशन और टेलीविजन और रेडियो कम्युनिकेशन में काम आती है, तो ये इसका यूज हो गया। ये 2 पॉइंट अच्छे से ध्यान रखने हैं, तो मैं साथ में शॉर्ट में लिख भी देता हूँ। प्रोडक्शन कैसे होता है इसका, सॉरी, so the production is carried forward by accelerated चार्ज का प्रोडक्शन होता है, और इनकी जो यूज आता है वो किस में आता है, रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन, टीवी कम्युनिकेशन। समझ आ रही है बेटा ये बात हमको? Yes, sir. गुड। अगला टॉपिक देखो बेटा, माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव क्या होती है टेक्निकली, तुम सबको पता है आई Yes, बिलीव। sir. माइक्रोवेव का सबसे ज़्यादा यूज बेटा हम देखें तो पुराने टाइम में या तो बहुत कम था, बट आज के टाइम पे माइक्रोवेव ओवन जो आ गए हैं उनसे बहुत यूज होता है। तुमने घरों में नहीं भी है तो बेटा पेटिस वगैरह खाने गए हो तो वहाँ पे तुमने देखा होगा कि इसको हीट करने के लिए वो यूज करते हैं, गर्म करने के लिए, वहाँ पे देखा है हमने, देखा है क्या? यस सर। तो किसी ने बेटा यदि गलती से देखा हो तो कभी तुम्हें दिखा है कि इसके अंदर आग जल रही होती है और जिससे चीजें गर्म हो जाती है? ऐसा कितने लोगों ने देखा है? No, सर sir. कुछ तो आग सर जल आग थोड़ी जलती है। है ना, नहीं जलती ना, फिर भी क्या चीजें गर्म हो जाती है? तो ऐसा किस बेसिस पे होता है, बिकॉज बेटा हाई एनर्जी माइक्रोवेव आर प्रेजेंट इनसाइड इट। वो माइक्रोवेव बेटा दिखाई नहीं पड़ती, लाइट दिखती है, माइक्रोवेव नहीं दिखती। हमने जो ये लिखा बेटा यहाँ पे स्पेक्ट्रम, इसमें से केवल हमें कौन सा दिखता है, द स्पेक्ट्रम वी हैव रिटन हियर, वी आर ओनली एबल टू सी विजिबल रीजन ऑफ इट। हमें केवल ये वेव दिखती है, बाकी कोई भी वेव हमें नहीं दिखती। हमारे चारों तरफ इतनी तरह की वेव पाई जाती है, ये कोई भी हमें दिखाई नहीं पड़ती बेटा। तो माइक्रोवेव भी दिखती नहीं है, तो अंदर ही अंदर बेटा वो वर्क करती है अपना। सो माइक्रोवेव शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव, मतलब ये रेडियो से छोटी वेवलेंथ होती है इनकी बेटा, विद फ्रीक्वेंसीज इन गीगाहर्ट्ज रेंज आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स कॉल्ड क्लिस्ट्रॉन्स, मैग्नेट्रॉन्स एंड गन डायोड्स। बेटा देखो याद रह पाए तो ठीक है, नहीं रह पाए तो ठीक, बट एक प्रोडक्शन का पॉइंट हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। ड्यू टू देयर शॉर्ट वेवलेंथ दे आर सुटेबल फॉर रडार सिस्टम। तो बेटा मैंने बताया था, देखो यूज केस क्या है इसका, रडार सिस्टम में, एयरक्राफ्ट नेविगेशन वगैरह में ना। रडार ऑल्सो प्रोवाइड द बेसिस फॉर द स्पीड गन्स यूज टू टाइम फास्ट बॉल्स, टेनिस, ठीक है बेटा, टेनिस सर्व्स एंड ऑटोमोबाइल्स। माइक्रोवेव ovens are an interesting domestic application of these waves. In such ovens, the frequency of the microwave is selected to match the resonance frequency of water molecules, so that the energy from the wave is transferred efficiently to the kinetic energy of the molecules. This raises the temperature of the food containing water. तो बेटा ये फूड के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, ठीक है। तो बेसिक सी चीज है, इसमें रेजोनेंस फिनोमिनन इन्वॉल्व होता है बेटा अंदर के, और इसकी वेव की फ्रीक्वेंसी को मैच किया जाता है इसके अंदर, तो वो जल्दी जल्दी गर्म होता है, एनर्जी ट्रांसफर जल्दी होता है। तो क्या क्या ध्यान रखना है, प्रोडक्शन, यूज केस, रडार सिस्टम, माइक्रोवेव ओवन। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख भी देता हूँ, यूज में क्या ध्यान रखोगे तुम, रडार, माइक्रोवेव ओवन। वैसे माइक्रोवेव ओवन तो नाम से पता चलता है बेटा। गुड, चलेगा यहाँ तक? चलिए Yes, sir. बस बेटा बेसिक देखो, इन पे कोई बहुत नहीं पूछेगा बेटा। सी तुम 12th में हमसे इतना रटाफिकेशन कोई नहीं पूछता, आप बेसिक पॉइंट्स ध्यान रखो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट सी बेटा, अच्छा ये खुद से पढ़ना बेटा एक बार, माइक्रोवेव ओवन की वर्किंग पे बहुत ज़्यादा
ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बट बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट द पार्ट, है ना। तो एक बार पढ़ना, आप कुछ समझ में आता है तो बताना मुझे। इंफ्रारेड देखो बेटा, इंफ्रारेड का कहाँ यूज होता है, कोई बताएगा कि डे टू डे लाइफ में कहाँ देखी है तुमने इंफ्रारेड वेव? सर दिखती तो नहीं है, फिर कैसे देखेंगे? एनीवन बेटा, ऑलमोस्ट हर बच्चा इसको यूज किया हुआ है इंफ्रारेड वेव को डे टू डे लाइफ में। एंड कैन एनीवन टेल मी वेयर? अच्छा, तुमने टीवी के रिमोट के आगे एक बटन देखा है क्या? ऐसे टीवी का रिमोट होता है और उसके आगे ऐसा छोटा सा होता है जिसमें तुम्हें लगता होगा एलईडी जलती है, देखा है क्या तुमने? Yes, sir. हाँ, जो टीवी के रिमोट जो होते हैं वो इंफ्रारेड प्रिंसिपल पे ही वर्क करते हैं। यहाँ जब बटन दबाते हो तो ये आगे जो होती है ना, ये इंफ्रारेड वेव छोड़ती है बेटा, जो जाके आपके टीवी को जाके संदेश देती है कि चेंज कर। तो सबने यूज किया है, अब तो यूज किया है, मानते हो सबने कहीं ना कहीं इंफ्रारेड वेव यूज की है Yes, जिंदगी sir. में। कभी तो टीवी का रिमोट उठा के देखा ही होगा, नहीं किया तो आज देखना करके। अच्छा, एक और चीज बेटा तुमने फील की होगी कि टीवी के रिमोट को पीछे कर दो टीवी से, मतलब इस आगे वाले हिस्से को पीछे करके तुम दबाओ, क्या वर्क करता है क्या? No. नो सर। Yes, sir. बट एक चीज कभी कभी किसी ने तुम्हें जादू दिखाया हो, बड़े इंसान ने, तो एक और चीज कर सकते हैं। मान लो टीवी यहाँ रखा हुआ है, सेटअप बॉक्स, और पीछे भी कांच लगा हुआ है रूम में। Mirror, yes, sir. यस, तो तुम सम टाइम मिरर की तरफ इसको करके प्रेस करोगे तो कई बार, हमेशा नहीं होगा ये, इट डिपेंड्स कि उस वेव में इतनी एनर्जी बची है कि नहीं जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है। बट मेनी ए टाइम्स इट वर्क्स कि तुम इस रिमोट को मिरर की तरफ करके दबाओ और उसको बोलो कि देख, पीछे दबाने से भी काम कर रहा है, और तुम्हें पता है नॉर्मली नहीं करता। तो जनरली क्या होता है, यदि मिरर वगैरह रखा हुआ है पीछे रिफ्लेक्टिव, तो वो वेव यहाँ से जाएगी आपकी इंफ्रारेड, वो टकरा के रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी वहां तक। तो यदि वो टकरा के रिफ्लेक्ट होके यहाँ तक पहुंच रही है तो मेनी ए टाइम्स इट वर्क्स। तो कई बार वो बोलते हैं जादू कर रहे हैं, देखो रिमोट पीछे से होके भी चल रहा है आपका, तो वो जादू नहीं, वो मिरर का खेल होता है बेटा, रिफ्लेक्शन का खेल होता है। एनीवे, सो दैट इज रिलेटेड टू इंफ्रारेड वेव्स। तो एक तो यूज केस हमें पता ही चल गया डे टू डे लाइफ में बेटा, आर प्रोड्यूस्ड बाय हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स, दिस बैंड लाई एडजेसेंट टू लो फ्रिक्वेंसी और लॉन्ग वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। बेटा विजिबल स्पेक्ट्रम के जो पास होता है, इंफ्रारेड वेव्स आर रेफर्ड टू एज हीट वेव, ये ध्यान रखना है, देखो किसी का अदर नेम भी है तो। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर रेफर्ड एज हीट वेव, या हीट वेव इज द नेम ऑफ अदर वेव, और 4 ऑप्शन दे दिए तुम्हें। अब वहां पे फिर हमारा परेशान हो जाएंगे। अब आधे बच्चे तो, मैंने पहले पूछा है ये क्वेश्चन बच्चों से, आधे बच्चे तो माइक्रोवेव लिखते हैं हीट वेव में, ऐसा क्यों, कोई बताएगा? हाँ, माइक्रोवेव गर्म करने के काम आता है। अब जिन बच्चों के याद नहीं रहता ना, तो तुक्का माइक्रोवेव मारते हैं, और इवन आप में से भी किसी को याद नहीं रहेगा तो वो तुक्का माइक्रोवेव ही मार के आएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है माइक्रोवेव भी कहीं ना कहीं काम आता है इसमें। आगे देखो, दिस इज बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन मोस्ट मटेरियल्स रेडिली एब्जॉर्ब इंफ्रारेड वेव्स, many other molecules for example CO2 NH3 also absorb infrared waves। अब बेटा ये कोई काम का नहीं, कौन कौन एब्जॉर्ब करता है, that is of no use। After absorption their thermal motion increase, that is they heat up and heat their surroundings। Infrared lamps are used in physical therapy। Infrared radiations also play an important role in maintaining the earth's warmth or average temperature through the greenhouse effect। Again बेटा यहाँ पे ये point important है, अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करने में ग्रीन हाउस गैस का, ग्रीन हाउस इफेक्ट के थ्रू ये कंट्रीब्यूट करती है बेटा। इनकमिंग विजिबल लाइट विच passes relatively easily through trans atmosphere is absorbed by the earth surface and re-radiate as infrared radiation। बेटा होता क्या है, हमारी अर्थ जो है उस पर विजिबल लाइट आती है, जिसे हम विजिबल लाइट क्या, जिसे भी विजिबल बोलते हैं बेटा, दैट इज लाइट। और जब बट ये वापस जाती है तो ये इंफ्रारेड की फॉर्म में जाती है। तो ये इंफ्रारेड जो है ये आपका कंट्रीब्यूट करता है किसमें, आपके मेंटेन रखने में बेटा। द रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। इंफ्रारेड डिटेक्टर्स आर यूज्ड इन अर्थ सैटेलाइट्स। तो बेटा ये इनसे ट्रैप कर ली जाती है और आपका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तुमने ये सब छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा,
बट छोटी क्लास में ये नहीं बताते कि Yes, लाइट जाते हुए इंफ्रारेड बन जाती है, शायद ये डिस्कस नहीं करते होंगे। बट ये इफेक्ट जरूर पड़ा होगा ग्रीन हाउस की लाइट जब वापस जाती है अर्थ से रिफ्लेक्ट होके, तो वो ट्रैप कर लेती है ये गैसेज, जिससे अपना टेम्परेचर मेंटेन रखता है। अच्छा, व्हाट इज देन ग्लोबल वार्मिंग इश्यू, कोई बताएगा? मतलब ये तो समझ में आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नेसेसरी टू मेंटेन द अर्थ टेम्परेचर, देन व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? जब इतना सब पढ़ रहे हो सिलिक तो पढ़ एसिड का लेना। ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो हीट वेव मतलब आइस मेल्ट होने लग जाती है, बहुत तो ज्यादा बेटा टेम्परेचर बढ़ जाता ग्लोबल वार्मिंग इश्यू क्यों आता है तो समझिए। बेटा ये गैस जो थी वो, देखो इनको रोकती है जाने से, तो ये जब तक एक लिमिट में रोके तब तक अच्छा है, क्योंकि वो हमारे लिए जरूरी भी है, नहीं तो टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। जब ये गैसेज की क्वांटिटी बहुत बढ़ जाएगी, कौन कौन सी गैस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एटसेट्रा, तो इनकी गैसेज की क्वांटिटी जब बहुत बढ़ जाएगी तो ये जरूरत से ज्यादा इंफ्रारेड को रेज को रोकने लग जाएगी, और उससे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। तो वही बात है, सबकी अधिकता नुकसानदायक होती है। तो आपकी जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो उसको आप ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्यों होता है? एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ दीज गैसेज, तो इन रेज को ज्यादा रोक लेती है। आगे देखो बेटा, electronic devices, for example semiconductor light emitting diodes, also emit infrared and are widely used in remote switch of household electronic systems such as TV sets. This is again important बेटा, ये मैं तुम्हें बता चुका, लगभग सब जगह यूज होता है ये, ठीक है ना बात? है। Yes, sir. तो क्या क्या ध्यान रखना है? इनको हीट वेव भी बोलते हैं, इनका जैसे कि बेटा अर्थ का टेम्परेचर मेंटेनेंस में काम आती है ये, और जनरली इन जगहों पे यूज भी होती है ये। तो ये मोटी मोटी बातें इंफ्रारेड के बारे में आपको आनी चाहिए। 1 सेकंड बेटा, और कौन सा रहा बेटा, इज इट डन? आगे बढ़ूं मैं? Yes, sir. चलिए, Yes, sir. जो देखो बेसिक बेसिक पॉइंट्स याद रखने से बहुत सब कुछ वो नहीं करना है यहाँ पे हमें। विजिबल रेज, अब विजिबल रेज पे तो पूरा चैप्टर होता है लाइट का, इस पे क्या बखान करें मतलब हम, है ना? सो इट इज द मोस्ट फेमिलियर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज अ पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम दैट इज डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई। इट रन्स फ्रॉम अबाउट इतने हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी टू इतने हर्ट्ज, और वेवलेंथ रेंज अबाउट 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। तो ये इसकी रेंज ध्यान रखनी है बेटा आपको, रेंज ऑफ विजिबल लाइट, ये तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, आई होप याद रख सकते हैं, ये कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है, इट इज इजी टू रिमेंबर। सबकी रेंज याद नहीं रखनी, ऑर्डर याद रखना है, बट विजिबल की रेंज भी याद रखनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं काम आएगा हमारे विजिबल का रेंज। इसके अलावा बेटा विजिबल लाइट एमिटेड और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड द विजिबिलिटी, और आइज आर सेंसिटिव टू दिस रेंज ऑफ वेवलेंथ, डिफरेंट एनिमल्स आर सेंसिटिव टू डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ। फॉर एग्जांपल स्नेक्स कैन डिटेक्ट इंफ्रारेड वेव, यहाँ से भी बेटा इसको अंडरलाइन करें। एंड विजिबल रेंज और ऑफ मेनी इंसेक्ट्स एक्सटेंड टू द अल्ट्रावायलेट ऑल्सो। तो अब यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन बन सकता है। वैसे बायोलॉजी वालों को ये सब शायद ज़्यादा अच्छे से पता हो, बाकी अपनी बुक में दिया हुआ है तो क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल, अब उसमें स्नेक ही देंगे वो जो काम का ऑप्शन होगा, है ना। नेक्स्ट देखो बेटा, इज इट डन? आगे चलूँ ना मैं? Yes, sir. चलो, तो बेटा नेक्स्ट देखो अल्ट्रा वायोलेट रेज। अच्छा, यूवी रेज का तुम्हें पता होगा कि क्या सबसे नुकसान, तो सबको पता है, क्या नुकसान है वैसे यूवी रेज का, बताओ? So कैंसर सेल्स डेवलप्ड हो जाते हैं स्किन पे या एक्चुअल आईज में को। यूवी रेज पहुंचती कैसे और हम तक? ओजोन बेटा हट जाए तो ओजोन के एब्सेंस में आपका यूवी रेज पहुंचता है। तो बेटा ये हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए, इवन हाई एनर्जी वेव्स हार्मफुल होती है। एक्स रे भी एक्चुअल में हार्म कर सकती है हमें, इसलिए बेटा बहुत थोड़ा सा एक्सपोज होता है।
एक्स रेज का प्रैक्टिकल यूज भी है, इसी तरह गामा रेज का भी प्रैक्टिकल यूज है। आप देखोगे कैंसर क्योर करने में काम आती है गामा रेज, तो इनका प्रैक्टिकल यूज तो है लाइफ में, बट ये हार्मफुल भी होती है। जरूरत से ज़्यादा यदि इनको एक्सपोजेशन हो जाए तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। हल्क जिन जो देखा हुआ है, जिन लोगों ने हल्क को पढ़ा होगा, स्टडी की होगी, तो बेटा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से ही हल्क का शरीर वैसा बनता है, पता होगा तुम्हें, गामा रेज का एक्सपोजिशन हो जाता है। एनीवन रिमेंबर्स यस मार्वल सर। फेम? हाँ, तो उस समय तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया होगा मूवी में क्या हुआ था, बट अब समझ आ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता होगा ना। तो बेटा एक्चुअल में ये रेज हार्मफुल होती है सबके लिए, एक्स रेज भी होती है, गामा रेज भी होती है। तो वो जो बताया था उसका एक तरह से जो हल्का बनना था वो इन्हीं के, उसका जो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स थे उन्हीं के चक्कर से जो गामा रेज एक्सेसिव थी वो बेटा पेनिट्रेट कर जाती है बॉडी को, तो दे आर टू लॉट है हार्मफुल। अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा है, वो आगे देखेंगे हम, तो हार्मफुल होती है और इनसे नुकसान होता है। हालांकि वो झेल गया और बच गया, वो मूवी में दिखाने की बात है, बाकी ऐसा इट्स रेयर है ना। यदि किसी ह्यूमन को ज़्यादा एक्सपोज किया जाए एक्सरे गामा रे से तो थोड़ी देर में जान छोड़ देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा अल्ट्रा वायलेट रेंज क्या आ जाती है, इट कवर्स वेवलेंथ रेंज। अब ये रटनी नहीं है तुम्हें रेंज केवल उसकी याद रखना जहाँ तक हो सके, ऑर्डर याद रखना। बट अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल लैम्प्स एंड वेरी हॉट बॉडीज। थोड़ा ध्यान रखे, याद रख पाओ तो। कोई स्पेशल यूज प्रोडक्शन मेथड है तो वो अलग से ध्यान रखना होता है। द सन इज एन important source of ultraviolet light, but unfortunately most of it is absorbed by ozone layer in the atmosphere at an altitude about 40 to 50 किलोमीटर। फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया। तो ये बेटा बहुत अच्छी बात है कि ये एब्जॉर्ब हो जाती है। यूवी लाइट इन लार्ज क्वांटिटीज हैज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन। तो बेटा ये देखो यहाँ से, एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन इंड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ मोर मेलानिन कॉजिंग tanning of the skin. UV radiation is absorbed by ordinary glass, hence one cannot get tanned or sunburn through glass windows, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा। अब जैसे यहाँ से ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि ग्लास विंडोज से क्यों नहीं होता, और या फिर ये भी हो सकता है कि यूवी रेस से क्या नुकसान हो सकता है। तो ये वाला पैराग्राफ थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। वेल्डर्स वियर स्पेशल ग्लास गूगल्स और फेस मास्क विद ग्लास विंडोज टू प्रोटेक्ट देयर आइज फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ यूवी प्रोड्यूस्ड बाय वेल्डिंग आर्क्स। बेटा जब वेल्डिंग आर्क्स, अच्छा ये तो तुमने नजर किया होगा, किसने वेल्डिंग होते हुए देखी है? यस सर। तो चिंगारी जो निकलती है तो वो उसमें यूवी रेज कंटेन होती है। चिंगारियाँ जो निकलती है, आपने देखा होगा वो वेल्ड करते हैं तो चिंगारी निकलती है जीप तरह। वो एक बड़ा सा चश्मा पहने होते हैं काला कलर का, ऐसे मोटा सा, है ना, मोटा सा काला कलर का चश्मा पहने हुए होते हैं वो लोग, और उसमें चिंगारी से बचने के लिए वो करते हैं ना। सो अगेन, due to shorter wavelength UV radiations can be focused into very narrow beams for high precision applications such as LASIK laser। बेटा ये भी तुमने सुना होगा, दिस इज इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन। याद आ रहा है, नाम सुना है लेसिक? यस सर। तो ये आपका आई सर्जरी होती है बेटा, विदाउट ऑपरेशन बोलते हैं ना, विदाउट ऑपरेशन आंखों की जो है नंबर वगैरह को वो चेंज करके आपका और एडजस्ट कर देते हैं एकोमोडेशन को। तो ये अगेन लेजर असिस्टेड इन सीटू वॉट एवर इट इज, है ना, केरेटोमिलेसिस, इलियोसिस, जो भी नाम है ना अजीब सा। तो लेसिक बेटा एक टेक्निक है जो आंखों की ऑपरेशन में काम आता है। विदाउट ऑपरेशन नंबर हटाना चाहो आप, चश्मा हटाना चाहो, तो दिस इज अ टेक्निक, बट अगेन नॉट वेरी यूजफुल। ये उनके लिए यूज आनी चाहिए बेटा जो कम यूज करते हैं आंखों को, बहुत यूज नहीं लेना चाहते लाइफ में, जिनको लगता है हमने सब कुछ कर लिया अब आंखों का ज़्यादा यूज़ नहीं है ज़िंदगी में, उनको करवाना चाहिए ये सब, बाकी नहीं करवाना चाहिए। जिनका हैवी यूज आइज का होता है उनको कभी नहीं लेनी चाहिए सर्जरी। चलिए, वैसे डॉक्टर्स तो बोलेंगे लेनी चाहिए, बट दैट्स नॉट ठीक है बेटा। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, लेसिक लेजर में भी यूवी रेज का यूज होता है। और जोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर प्लेज अ प्रोटेक्टिव रोल, हेंस द डिप्लीशन बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज अ मैटर ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। तो ये बेटा तुम्हें पता ही है, इसको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, आई एम नॉट अंडरलाइनिंग ऑल्सो। आगे देखो बेटा एक्सरेज। तो बेटा एक्सरे क्या है, बियॉन्ड द यूवी रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लाइज द एक्सरेज। तो आपकी एक्सरे रहती है। वी आर फेमिलियर विद एक्सरेज बिकॉज ऑफ द मेडिकल एप्लीकेशन। बेटा मुझे आई होप आप सबको पता है एक्सरेज किस किसने देखी है। एनीवन हु हैव सीन एक्सरेज? सब पैटर्न्स देखे हैं जो बनते हैं। हाँ, एक्सरे बेटा कोई नहीं देख सकता, वैसे बच्चे बोल देते हैं, यदि क्लासरूम में खूब सारे बच्चे बैठे होते तो बोल देते हैं, और मैं पहले नहीं बताता।
तो एक्सरे बच्चे बोल देते हैं सर देखिए एक्चुअली बेटा यू कैन नॉट सी एक्सरे। कभी ऐसा हुआ है कि एक्सरे करवाने गए हो, ऐसे सामने खड़े हुए हो उस मशीन के, वो बोलते हैं टच होके खड़े हो जाओ, तो क्या बना रहा हूँ अभी, बनाना कैसा हूँ? पैटर्न्स बनते हैं। हाँ तो बेटा होता क्या है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम एक्सरे करवाने गए, मान लो कभी ना कभी तो जिंदगी में आप गए ही होंगे बच्चे, तो एक्सरे करवाने तुम गए हो और वहां पे खड़े हुए और तुम्हें सामने से दिख रही है अरे रेज आ रही है मेरी तरफ और टकरा के बिल्कुल पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तो एक्चुअली वी कैन नॉट सी एक्सरेज, बट यस एक्सरेज क्या करती है बेटा, हमारी बॉडी को पेनिट्रेट कर सकती है। सुनो हमारे, सोचो हमारी स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर चली जाती है, तो एक्सरे बेटा हमारी स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर चली जाती है और अंदर में जो भी हमारी बोन्स होती है उनसे रिफ्लेक्ट होती है बेटा ये। तो जो जो जहां जहां से रिफ्लेक्शन होता है उसका फिर डायग्राम बनाया जाता है, तो उसको भी हम एक्सरे ही बोलते हैं बोलचाल की भाषा में कि एक्सरे करवाना। डॉक्टर्स भी यही बोलते हैं एक्सरे करवाना, दैट इज एक्चुअली एक्सरे डायग्राम ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज, बट ठीक है वो आदत है बोलचाल की भाषा है ना। एनीवेज तो बेटा एक्सरे का क्या यूज है इसमें दिया हुआ है क्या, अभी बात करेंगे हम। इट कवर्स वेवलेंथ, अगेन रेंज ध्यान रखने की जरूरत नहीं है बेटा। वन कॉमन वे टू जनरेट एक्सरेज इज बम्बार्डिंग द मेटल टारगेट बाई हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ा ध्यान रख पाओ, याद रख पाओ तो ठीक है, नहीं भी रख पाए तो चल जाता है, बट थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। एक्सरेज आर यूज्ड इन डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, and treatment for certain form of cancer because X-rays damage or destroy living tissues in organism। तो बेटा ध्यान दो, दिस इज वेरी वेरी डेंजरस, इसलिए मैं बोलता हूँ क्या तुरंत बेटा एक्सरे तुम करवाते हो, 1 सेकंड में वो बोलता है हो गया जाओ, जाके मशीन के सामने खड़े हुए तुम्हें कुछ पता ही नहीं लगा और वो बोलता है जो एक्सरे करने वाले होते हैं डन जाओ, और तुम्हें लगेगा कुछ किया ही नहीं, बिना काम के पैसे ले लेगा। अभी होता है क्या ऐसा? एनीवे एक्चुअली बेटा ज़्यादा इनका जो एक्सपोजिशन है वो हार्मफुल होता है, तुम थोड़ी देर भी वो ज़्यादा एक्सपोज कर लो तो अपनी स्किन खत्म हो सकती है, पूरा डैमेज कर सकता है ना, टिश्यूज को खत्म कर डालता है बेटा। तो कुछ फॉर्म्स के कैंसर में भी काम आता है और मेडिकल ट्रीटमेंट आप सबको पता है बोन्स वगैरह का स्ट्रक्चर लेने में काम आता है, इंटरनल बोन्स का, है ना, डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर एक्सेट्रा। और बेटा एक्सरेज इंपॉर्टेंट है, मैं तो कहूँगा इसकी रेंज याद रख लेना, ये इनका क्या प्रैक्टिकल यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर रेंज, तो इसकी रेंज याद रख लेना ये जो है बेटा यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट होती है तो पूछी जा सकती है ऑब्जेक्टिव में आपसे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए बेटा गामा रेज, दैट इज द लास्ट वन। दे लाई इन द अपर फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वेवलेंथ इतना से इतना, कोई जरूरत नहीं है गामा रेज के बारे में रेंज याद करने की। दिस हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस, तो ये डिटेल में पढ़ेंगे हम गामा रेज बेटा न्यूक्लियर रिएक्शन में भी। एंड ऑल्सो इमिटेड बाई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, दे आर यूज्ड इन मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। स्पेसिफिक यूज भी है इनके, बट अगेन आपने सुना होगा कैंसर का जब ट्रीटमेंट होता है तो उसका साइड इफेक्ट होता है, क्यों कि बेटा इतनी एनर्जी वेव होती है, बहुत बहुत कंट्रोल्ड वे में की जाती है बेटा कैंसर ट्रीटमेंट, सर्जरी और थेरेपीज, स्टिल दे हैव द एडवर्स इफेक्ट ऑन द बॉडी। आप चाहे जितना कंट्रोल करो आपका बॉडी पे कुछ ना कुछ एडवर्स इफेक्ट डालती ही है। गामा रेज वगैरह या ये रेज से जब ट्रीटमेंट किया जाता है, आपकी कैंसर थेरेपीज वगैरह होती है, दिस इज अ वेरी प्रिसीजिव वर्क बेटा, बहुत ही ज़्यादा प्रिसीजन रखना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा भी गलत जगह एक्सपोज हुआ तो गलत टिश्यू को ख़त्म कर सकता है। तो करना कुछ चाह रहे थे हो कुछ गया, तो बहुत बहुत रिस्की भी होता है, बट आज के टाइम पे इतनी सक्सेसफुलनेस आ गई है हमारे साइंटिस्ट और बेटा साइंटिस्ट की हेल्प से या डॉक्टर्स के पास में कि बहुत अच्छे तरह से यूज हो जाता है इसका, बट अगेन दिस हैव एडवर्स इफेक्ट्स। क्यों? क्योंकि जितना हम चाहे कहीं ना कहीं एनर्जी बेटा इफेक्ट करती है आपकी नर्व से होके, किसी न किसी नर्व को इफेक्ट कर जाती है, कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है, तो साइड इफेक्ट्स डेफिनेट होते हैं इन सब चीज़ों के। तो दैट इज अबाउट इट बेटा, गामा रेज का यूज ध्यान रखें हम। और ये एक टेबल दी हुई है जिसमें आपका मेन इसका सारी चीज़ें दी हुई है बेटा, कि वेवलेंथ रेंज क्या होती है, प्रोडक्शन कैसे होता है, डिटेक्शन कैसे होता है, तो थोड़ा सा इस टेबल पे नज़र मार लेंगे तो दैट इज द मोर देन सफिशिएंट। बोलो आ गई बात समझ में हमें? यस सर। तो बेटा बहुत बेसिक सा है ये डॉक्यूमेंट, आई विल शेयर, डू नॉट वरी, मैं आपके लिए अपलोड करूंगा इसको, तो एक बार आप जो जो पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन किए ना उनको नोट्स में इंक्लूड कर लेना बेटा, मेरी बात समझ रहे हैं हम?
जो स्पेसिफिक पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन किए उनको आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना कि एक्सरे ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें पूरा नोट पूरी बुक से पढ़ने की रीडिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट्स के फॉर्म में लिख लेंगे हम, तो वो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, वहां से अपना काम बन जाएगा। ठीक है ना? तो ये हमारा चैप्टर का पार्ट था। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, वो आप कंप्लीट करेंगे बेटा चैप्टर से। अब बेटा नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट वीक में हम शुरू करेंगे हमारा एटॉमिक फिजिक्स से, है ना? तो एटम्स, न्यूक्लियाई वाला चैप्टर्स वगैरह जो है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये वाला पोर्शन हम एक और खत्म करेंगे बिफोर अगेन स्टार्टिंग द रिवीजन ऑफ दी फॉर दी फर्स्ट टर्म बेटा। तो फर्स्ट टर्म शुरू करने से पहले रिवीजन वगैरह हम छोटे छोटे चैप्टर से बेटा 3 चैप्टर मिला के तुम ये समझो 2 वीक का काम है, दैट्स इट, है ना? तो ये वीक और अपकमिंग वीक तक हम मतलब 5 तारीख के आसपास तक 15 दिन में, अपकमिंग 15 डेज में हम इन तीनों छोटे चैप्टर्स को फिनिश कर देंगे। तो अपनी बुक का बेटा ये मानो आप 75-80% सिलेबस हमारा हो जाएगा। तो हम चाहे फिर आपका टर्म 1 के बाद भी बचे हुए चैप्टर्स को करेंगे तो इट विल हार्डली टेक अराउंड अ मंथ मैक्सिमम साइड, तो ज़्यादा नहीं छोड़ सकते क्योंकि अदरवाइज तो 2 महीने तक खिंच जाएगा वो। तो ये हमें करना है साथ में, ऑलराइट। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा वी विल स्टार्ट विद 2 चैप्टर्स। और राखी है कल, तो सभी अच्छे से मनाएं राखी वगैरह जो भी आप बनाते हैं बेटा त्यौहार को। सो हैप्पी रक्षाबंधन, और मिलते हैं हम अगली क्लास में। मैथ्स वाले बच्चों की क्लास है नेक्स्ट बेटा टाइम पे आपके 5-10 जो होता है, ठीक है? Yes, Thank you, sir. ऑलराइट, Thank you, Thank sir. you, sir.